सपने, ड्रीम और एम्बिशंस किसके नहीं होते? जरा खुद से ये सवाल करो। हर किसी के सपने, ड्रीम, एम्बिशंस होते हैं, पर हर किसी के सपने सच होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होते। पर मेरे को यह पता है कि आज जो CUET 2027 एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनका सपना अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने का जरूर साकार होगा, जरूर सच होगा। तो आज की ये वीडियो अगर आप CUET 2027 एस्पिरेंट है तो एंड तक जरूर देखना। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे CUET 2027 से रिलेटेड, चाहे वो एग्जाम रिलेटेड हो, एग्जाम पैटर्न रिलेटेड हो, सिलेबस हो, कौन सी स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है, कौन सी कोचिंग से आपको पढ़ाई करनी है, कौन सी बुक्स लेनी है, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगर आप कॉमर्स की एक स्टूडेंट हो और CUET 2027 आपका एम्बिशन है। ये वीडियो एंड तक देख लो, अपने ड्रीम कॉलेज तक जरूर पहुंचोगे, चाहे वो SRCC हो, चाहे वो BHU हो या और कोई कॉलेज हो। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी होगा कि आप CUET 2027 में सब्जेक्ट चूज कैसे कर सकते हो, आपके पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। तो सबसे पहले आप ये समझिए, आपके पास दो लिस्ट अवेलेबल होती है जो NT आपको बताता है, लिस्ट A और लिस्ट B। लिस्ट A में से आप सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। जो कॉमनली लैंग्वेज यूज करी जाती है वो इंग्लिश और हिंदी है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास गुजराती होती है, असमीज होती है, उर्दू होती है और बहुत सारी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, ठीक है। मेजरली आप इंग्लिश चूज करते हैं, कुछ बच्चे हिंदी की तरफ भी जाते हैं। उसके बाद आपके पास आती है लिस्ट बी। यहां पर आपके आते हैं डोमेन सब्जेक्ट्स जो आपने क्लास 12th में पढ़े, जैसे अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और आपके पास बिजनेस स्टडीज हो गया, ठीक है जी। तो चार मेन डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी या फिर बुक कीपिंग। समझ में आया? मेजरली जो कॉमन स्टूडेंट्स चूज करते हैं वो क्या चूज करते हैं? अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। मैथमेटिक्स चूज करा जाता है पर वो साइंस की तरफ ज्यादा चला जाता है, ठीक है ना। तो मैं यहां पर आपको कॉमर्स के लिए जो मेन सब्जेक्ट्स है सबसे पहले समझाता हूं एग्जाम पैटर्न, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का। ध्यान से सुनना एकदम, ठीक है। अकाउंटेंसी की अगर मैं बात करूं, आपके पास 250 मार्क्स का पेपर आता है, 5 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, तो आपके पास टोटल 55 क्वेश्चंस होते हैं। अकाउंटेंसी इकलौता एक ऐसा डोमेन है जहां पर 55 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आपको कोई 50 चूज करने होते हैं, ठीक है ना। 55 क्वेश्चंस 50 करने हैं आपको और चॉइस है आपके पास 5 क्वेश्चंस के बीच में। नेगेटिव मार्किंग होती है, बिल्कुल होती है। तो नेगेटिव मार्किंग का मतलब अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत करा तो आपका ओवरऑल स्कोर में से -1 हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहां पर क्वेश्चंस की, तो आपके पास 1 से लेके 55 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पहले जो आपके 45 क्वेश्चन है 1 से लेके 45 तक, ये होते हैं आपके कंपलसरी है ये, और बाकी जो है आपके 46 से लेके 55 तक, इनमें आपके पास चॉइस होती है। चॉइस कैसे होती है अभी बताता हूं, ठीक है। देखो, तो आपको मैंने क्या बोला, कंपलसरी क्वेश्चंस 1 से लेकर 45 तक, 46 से 55 के बीच में चॉइस होती है। तो अगर आप एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चूज करते हो बुक, तो 46 से 50 आपको अटेम्प्ट करने हैं, और आपने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग चूज करा तो 51 से लेके 55 तक आपको चूज करने हैं। किसी को कोई डाउट इसमें? समझ आया जी? अब आपको बताता हूं कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके अकाउंटेंसी में या फिर CUET एग्जाम में ही। अगर हम बात करें तो आपके पास MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अकाउंटेंसी में किस किस टाइप के क्वेश्चंस? थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी, मैचिंग वाले, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस, जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चंस भी आती है। क्या जर्नल एंट्रीज आपको यहां पे लिखनी है? नहीं, आपको MCQ में गिवन होगी, सही MCQ सिलेक्ट करना है। आपके पास न्यूमेरिकल्स आते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। टोटल आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 250 मार्क्स का आपका पेपर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में आपके पास 3 बुक्स है, एक तो माइक्रो, दूसरी मैक्रो और तीसरी है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 50 क्वेश्चंस है आपके पास, 5 मार्क का एक क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 250। नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल है, -1 वही जैसे होती है आपकी, ठीक है। और कोई चॉइस है आपको? नहीं, सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंसी में चॉइस मिलती है और कहीं आपको चॉइस नहीं मिलती, ठीक है। अब आगे सुनो, MCQ किस टाइप के आते हैं आपके इकोनॉमिक्स में? थ्योरी, मैचिंग, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स से ग्राफ बेस्ड, फिर न्यूमेरिकल्स, केस स्टडीज और असर्शन रीजन, ओके। अब बिजनेस स्टडीज की बात करते हैं। आपके पास 2 बुक है, NCERT की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, 50 क्वेश्चंस, 5 मार्क का एक क्वेश्चन, कोई चॉइस है? नहीं, नेगेटिव मार्किंग वही -1 वाली, ठीक है जी। सबको क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं? MCQ क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी, मैचिंग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, और न्यूमेरिकल्स भी आ जाता है आपका फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर से। फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर होता है, वहां से एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है, केस स्टडीज और असर्शन रीजन। क्लियर है जी? एग्जाम पैटर्न आपको तीनों सब्जेक्ट्स का। अब आगे सुनिए, अब सिलेबस की बात करते हैं, और सिलेबस में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा, ठीक है जी। चलिए, तो यहां पर सिलेबस की बात करते हैं, प्लस आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी।
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपकी अकाउंटेंसी की बात करता हूं तो फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग में आपके पास ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स, पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। गुडविल की बात करूं तो एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन चैप्टर को मैंने मिक्स कर दिया, ठीक है। न्यू और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना इंपॉर्टेंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, क्वेश्चन आते हैं, जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इंपॉर्टेंट है और कैपिटल एडजस्टमेंट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर रिटायरमेंट की बात करें तो लोन अकाउंट आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट है और अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेथ की बात करूं तो आपके पास कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, डिसीज पार्टनर का शेयर और एग्जीक्यूशनर्स अकाउंट। डिसोल्यूशन की बात करूं तो रियलाइजेशन अकाउंट और जर्नल एंट्रीज जो आपने देखी है, ओके। ये तो हो गई आपकी बुक 1 की बात। और बच्चों याद रखना बुक 1 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। फिर आता है आपका शेयर कैपिटल चैप्टर, अदर देन कैश इशू, फॉर फीचर, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, बैलेंस शीट और फुल क्वेश्चन जो होते थे ना हमारे, वो शुरू से लेके इशू कर रहे हैं हम और फिर कॉल्स आती है, वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चंस यहां पे एमसीक्यू में देखने को मिल जाते हैं आपको। डिबेंचर्स की बात करूं तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, अदर देन कैश, कोलैटरल सिक्योरिटी। और बच्चों याद रखना डिबेंचर में आपके पास रिडेम्पशन टॉपिक नहीं है, रिडेम्पशन टॉपिक आपका आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन है, इशू विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन है, याद रखना, पर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स जो एक पूरा एक बड़ा टॉपिक था जिसमें डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डीआरआर जिसे प्यार से बोलते हो, वो हट चुका है सिलेबस से, ठीक है ना। और फिर फाइनली मैं बात करूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, ये आपकी बुक नंबर 3 जहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हम कर रहे होते हैं, एफएसए लिखा हुआ है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। बैलेंस शीट की हेडिंग सब हेडिंग इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इंपॉर्टेंट है और टाइप्स ऑफ एनालिसिस इंपॉर्टेंट है आपके पास। कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट आपके पास और परसेंटेज टाइप क्वेश्चंस यहां पर। रेशियो एनालिसिस से सॉल्वेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी ध्यान से जरूर देखना, और कैश फ्लो से भाई टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आप ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, और इनके फॉर्मेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बच्चों इस बुक की खासियत यह है, ये बुक जो है ना सिर्फ और सिर्फ 25 मार्क्स की आती है, तो इस वाली बुक को ना बिल्कुल आखिर में देखना, पहले बुक 1 को डिटेल में समझना, बुक 2 को डिटेल में समझना, फिर इस बुक की तरफ आना। ये थी अकाउंटेंसी की बात। अब बात करते हैं बिजनेस स्टडीज की। तो बिजनेस स्टडीज के आपके पास नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां लिखे हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पे लिखे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट आपके लिए एक चैप्टर है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं मैंने यहां पर जो आप प्रिपेयर कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, आपके अगेन बुक 1 एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपके लिए यहां पर लिख दिए हैं। अब देखो बिजनेस फाइनेंस, फिर मार्केटिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और बेटा याद रखना इससे आपका एक न्यूमेरिकल भी आ जाता है, ठीक है ना। बुक 2 यहां पर आपकी शुरू हो चुकी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने है। और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आपके पास ये है ना, एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में अभी तक नहीं है, इस साल डाल दे तो बात अलग है, अप्रैल तक तो नहीं डाला था एनसीईआरटी ने, ठीक है ना। तो ये आपको अलग से प्रिपेयर करना होगा, समझ गए। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए इसके। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में यहां पर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या है, आपको पढ़नी है माइक्रो इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ में आपको पढ़नी है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और कोई चॉइस नहीं है आपके पास, ये तीनों बुक्स आपको डिटेल में पढ़नी है, ठीक है। तो इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो होने वाली है वो मैं अलग से बता दूंगा, यहां पे मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं इकोनॉमिक्स का। तो इंट्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, थ्योरी ऑफ फर्म्स अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मार्केट इक्विलिब्रियम और सिंपल एप्लीकेशंस माइक्रो इकोनॉमिक्स है। फिर मैक्रो से आपके पास नेशनल इनकम आ गया, मनी एंड बैंकिंग आ गया, आपके पास आ गया गवर्नमेंट बजट आ गया, मार्केट इक्विलिब्रियम आ गया और ओपन इकोनॉमी आ गया मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है, मैक्रो में। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडिया की प्रोग्रेस 1947 से 1990 तक, फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो 1991 से आए थे, जैसे एलपीजी हो गया आपका, डीमोनेटाइजेशन हो गया, ये सब कुछ, ठीक है ना। अब फिर यहां पर देखते हैं करंट चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन इकोनॉमी और डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया, ये सारे आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, ये पूरा सिलेबस हो गया किसका, इकोनॉमिक्स का। सबको क्लियर है ये बात, ठीक है। तो हमने अकाउंटेंसी का सिलेबस देखा, एग्जाम पैटर्न भी देखा, सिमिलरली हमने बिजनेस स्टडीज का भी सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और इकोनॉमिक्स का भी देख लिया, सबको क्लियर है। अब चलिए आगे चलते हैं, और मैं आपको बताता हूं स्ट्रैटेजी, कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एग्जाम को रिलेटेड। तो बच्चों याद रखना
मैंने इस स्ट्रैटेजी को क्या करा है, दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, दो पार्ट्स में। मैंने बोला कुछ चीजें आपको करनी है और कुछ चीजें आपको नहीं करनी। तो यहां पे मैंने बोल दिया डोंट्स और यहां पे मैंने बोल दिया डूज। कुछ चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी, कुछ चीजें आपको जरूर करनी है। देखना, तो अगर मैं डूज की बात करूं, क्या क्या आपको करना है, तो यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है, वो क्या है, कैप। क्या सर टोपी पहना रहे हो आप? नहीं बेटा, मैं आपको टोपी नहीं पहना रहा, बस ये कैप वर्ड याद रखना। क्यों? आपको कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं, आपको एनालिसिस करना है और आपको प्रैक्टिस करनी है। इन तीनों टर्म्स का मतलब समझो। पहले तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि आपको, अगर मैं नींद में उठा रहा हूं और आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल मैंने आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मुला पूछ लिया, तो आप अपना नाम बाद में बोलना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मुला पहले बोलना। इस लेवल की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इस लेवल की कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन ट्रिकी आते हैं, आप फंस जाओगे अगर क्वेश्चन सही से सॉल्व नहीं कर पाओगे तो। ठीक है, दूसरा क्या, एनालिसिस। आपको एनालाइज करनी है अपनी परफॉर्मेंस टाइम टू टाइम। कैसे करोगे बेटा? आपको है ना क्वेश्चंस मैक्सिमम सॉल्व करने हैं और आपको मॉक टेस्ट देना है टाइम टू टाइम। मॉक टेस्ट प्लस पीवाईपीस, पास्ट ईयर के पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं और जो भी आपका स्कोर आ रहा है उसे एनालाइज करना। स्कोर आ गया, लेट से आपका 250 में से आ गया 245, तो यहां पे खुश नहीं होना, आपको समझना है 5 मार्क्स आपके कटे कहां। और लेट से आपका है 250 में से 100, तो यहां पे आपको दुखी नहीं होना, डिप्रेशन में नहीं जाना कि अरे 100 कैसे आ गया। यहां पे आपको इवैल्यूएट करना अपनी परफॉर्मेंस को कि आपने क्या गलती करी, कौन से कॉन्सेप्ट में आपने मार्क्स कटवाए और उसे कैसे इंप्रूव करना है यहां से। ठीक है, एनालिसिस समझ गए। फिर आखिरी में आपको प्रैक्टिस करनी है। भाई रज के प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा प्रिपरेशन बढ़िया होगा। ओके, ये तो मैंने डूज बता दिए। डोंट्स क्या क्या है, क्या क्या नहीं करना आपको। भाई कैलकुलेटर को बिल्कुल भूल जाओ, उठा के उसे डस्टबिन में डाल दो। कैलकुलेटर अगर तुमने इस्तेमाल करा, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, और मेरे से बुरा तो मैं सच बता देता हूं कौन होगा, एनटीए हो जाएगा, क्योंकि तुम अपना ड्रीम कॉलेज छोड़ दोगे। अगर तुमने प्रिपरेशन करने के टाइम कैलकुलेटर उठाया तो मान लेना ड्रीम कॉलेज गया, क्योंकि तुम्हें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है एनटीए के एग्जाम में। कोई भी एग्जाम देख लो, सीयूटी का किसी भी डोमेन पेपर में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो कैलकुलेटर मत यूज करना। ठीक है, प्रैक्टिस के टाइम भी यूज मत करो। दूसरा है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस को अवॉइड नहीं करना। बच्चे क्या करते हैं, कंसेप्ट रट्टा मान लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते नहीं। बेटा समझो, क्लास 12th का जो सिलेबस है और सीयूटी का जो सिलेबस है बिल्कुल सेम है, लेकिन जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का तरीका है ना वो थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि आपके पास क्लास 12th में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होते हैं, लेकिन सीयूटी में सिर्फ और सिर्फ आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान देना है आपको। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अवॉइड करना, सॉल्व करने मत बैठ जाना, स्पेशली बिजनेस स्टडीज और माइक्रो मैक्रो या इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। पता चले सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने बैठ गया, आंसर नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करो, एमसीक्यू सॉल्व करो। फाइनली आपको सिंपल ये याद रखना है कि भाई टीम प्रोजेक्ट्स जो होता है, टीम प्रोजेक्ट्स क्या है, यहां पे बच्चे क्या करते हैं ना, टीम्स बना लेते हैं अपने कि साथ में बैठ के पढ़ेंगे। बेटा टीम में बैठ के कभी पढ़ाई नहीं होती, तो अवॉइड करो, सेल्फ स्टडी करो, मैक्सिमम नंबर आपके वहीं से आएंगे। ठीक है जी। अब देखो बेस्ट बुक्स की बात करता हूं, तो सीयूटी में आपके लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी वो बताता हूं। तो सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए अगर मैं बात करूं बुक्स में, आपके पास दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें यहां से अचीव करनी है बुक्स के थ्रू। एक तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, दूसरा आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए। यहां पे क्या चाहिए आपको, क्वेश्चंस चाहिए आपको, और यहां पे चाहिए कॉन्सेप्ट। तो बच्चे क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट्स के लिए वो एनसीईआरटी पर रिलाई करते हैं और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस पकड़ते हैं। क्वेश्चन वाली कोई बुक खरीद लेते हैं मार्केट में, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, जो मार्केट में बुक्स बिक रही है ना वो अपडेट नहीं है, क्वेश्चंस अपडेट ही नहीं होते, पुराने सालों के क्वेश्चंस है, इतनी सारी गलतियां होती हैं उनके ऑप्शंस में। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है, जो भी आप बुक चूज करो हमेशा हमेशा याद रखना उसमें कॉन्सेप्ट्स भी होना चाहिए और साथ में आपके पास क्वेश्चंस भी होने चाहिए, क्वेश्चंस के ऑप्शन भी ठीक होने चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। अगर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो मान लो आप अपने फेल होने की तैयारी करो। अभी सुन लो मेरे से ये बात कि सीयूटी 2027 आपसे नहीं होगा अगर आपने चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं करे। अब आप बोलोगे सर आप ही बता दो कोई बुक, तो बेटा हमारी बुक आती है, हम कॉमर्स के लिए अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स की बुक्स ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप जाके देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो अड्डा एजुकेशन हमारी वेबसाइट पर। ओके जी। और बेस्ट कोचिंग की बात करूं कि सर कौन सी कोचिंग बेस्ट होगी, देखो बच्चों मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताता हूं, कोचिंग की जब मैं बात करता हूं ना तो हर किसी के लिए एक अलग पर्सपेक्टिव होता है
कि कौन सी कोचिंग उसके लिए बेहतर है। मैं यहां पे आपको ये नहीं बता सकता कि कौन सी कोचिंग बेहतर है, मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि आप कैसे कोचिंग को सिलेक्ट करो। वो पॉइंटर्स बताता हूं आपको क्या क्या आपको देखना है ताकि आप एक सही डिसीजन ले सको और आपका पैसे का नुकसान ना हो, क्योंकि मार्केट में बहुत लोग बैठे हैं जो आपका पैसा छीनने के लिए बैठे हैं कि किसी तरह से आपका पैसा मिल जाए। वो आपसे पैसा ले लेंगे और आपको वो कंटेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो प्रिपरेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो मेंटरशिप प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो देखो क्या क्या पॉइंटर्स आपको देखने हैं। तो जब हम कोचिंग की बात करते हैं तो आपको कॉमर्स डोमेन में बुक्स देखना है कि आप जो कोचिंग चूज कर रहे हो वहां पे बुक्स मिल रही है, आपको नोट्स मिल रहे हैं। नोट्स में ये नहीं है कि प्रिंटेड नोट्स दे दिए भाई 2000 पेज के, रिवीजन के शॉर्ट नोट्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, टीचर से मेंटरशिप मिल रही है नहीं मिल रही है, एडमिशन रिलेटेड हो गई, पढ़ाई से रिलेटेड हो गई, क्योंकि बेटा जब फॉर्म फिल करना होता है ना उस टाइम पे भी आपको मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है और यहां पे आपको टीचर या एक मेंटर ही गाइड कर पाएगा। वो आपको अगर मेंटरशिप नहीं मिलेगी तो आप फॉर्म फिल करते हुए भी गलती कर दोगे और वहीं पे आपका साल खराब हो जाएगा। मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, फाइनल रिवीजन आपको करवाई जा रही है नहीं करवाई जा रही, या फिर आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये सारे पॉइंटर्स आपको दिमाग में रखने हैं जब आप कोई भी कोचिंग चूज करो, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर इतनी सारी चीजें हम इवैल्यूएट करें, आप ही बता दो कोई कोचिंग। तो मैं आपको कोचिंग बता सकता हूं, मैं हमारे पास ये सारी चीजें अवेलेबल होती है। अगर आप देखना चाहो तो हमारी कोचिंग भी देख सकते हो। अगर आपको लगता है आपको किसी और कोचिंग में ये सब कुछ मिल रहा है तो आप जाकर वहां से ले सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना भाई, ट्रस्ट का बहुत बड़ा फैक्टर है। ट्रस्ट आप उसी पर कर सकते हो जो कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स दे रहा है। तो मार्केट में बहुत लोग हैं, मैं नाम नहीं ले सकता ऑब्वियसली उनका, जो आपसे पैसा ले लेंगे लेकिन आपको वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो प्लीज याद रखना, आपके मम्मी पापा का हार्ड अर्न मनी है, उसे गवाना मत ऐसे ही। और मैं आपको अपनी कोचिंग के बारे में बता देता हूं जिसमें सब कुछ ये कवर करा हुआ है यार हमने। इंडिया की बेस्ट टीम है हमारे पास, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आप जब आएंगे यहां पर आए, आप अड्डा सर्च करेंगे। देखिए अड्डा सर्च करा आपने, अड्डा पे आप आए और आपने सर्च करना है, एक वर्ड बता रहा हूं, आरंभ। आरंभ मतलब शुरुआत, आप शुरुआत कर रहे हो ना अपनी, तो आरंभ आपने सर्च करा, आपके पास आरंभ सीयूटी कॉमर्स का बैच आ गया, देख रहे हो। आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। बाय नाउ पे यहां पे आपको कोड यूज करना है, याद रखना RA007। सर ये कोड याद कैसे रखेंगे? देखो मैंने क्या बोला था, मेरा नाम है ऋषभ अग्रवाल, ऋषभ से R, अग्रवाल से A, RA। और भाई मैं अपने आप को ना अकाउंटेंसी का जेम्स बॉन्ड बोलता हूं, बच्चे भी मुझे बोलते हैं, क्योंकि मेरे से बढ़िया अकाउंटेंसी कोई नहीं पढ़ाता। और जेम्स बॉन्ड का कोड अगर आपने फिल्म देखी है तो याद होगा 007, तो वो कोड लगाया RA007 और आपका जो बैच था वो आपको सस्ता पड़ जाएगा, ठीक है, काफी सस्ता। पूरे साल आपकी यहां पर हमारे साथ प्रिपरेशन होगी। तो आप सही डिसीजन लेना, उसके लिए मैंने आपको ये सारे पॉइंटर्स बता दिए और आपको अपनी ऑफरिंग भी बता दी, ताकि आप बाद में ये ना बोलो कि सर आपने बताया नहीं था, क्योंकि बच्चे फिर बाद में आके बोलते हैं सर आपने पहले बताया नहीं था। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब देखो, आपको अगर मेरे से हेल्प चाहिए या कोई भी डाउट है, आप मेरे से टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। कैसे जुड़ोगे आप? @rishabh_sir_अड्डा247 आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हो, ठीक है ना। या फिर ये QR स्कैन कर सकते हो अगर आपके पास लैपटॉप है तो। ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, मेरी ईमेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हो, rishabh@agarwal_adda247.com, ठीक है। या तो आप मेरे से टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, QR स्कैन कर लो, नहीं तो @rishabh_sir_अड्डा24/7 सर्च कर लो, या फिर आप मुझे ईमेल कर दो, ठीक है ना। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रही होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे CUT 2027 कॉमर्स डोमेन से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी डाउट तब भी रह गया है तो मुझे कॉमेंट में बताना कि सर क्या कर सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। और अगर आप चाहते हो ऐसी और वीडियोस बने आपके लिए तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है जी। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।